गुड इवनिंग। अब हम पढ़ते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसको कि सोशल स्टडीज या सामाजिक अध्ययन भी कहा जाता है। उसका चैप्टर 1 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है। क्या है चैप्टर 1 हमारा? सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी। अब इस टॉपिक पर डिटेल चर्चा करने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला टर्म है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। क्या है ब्रह्मांड? व्हाट इज यूनिवर्स? हमारे चारों तरफ का जो वास्ट स्पेस दिखाई दे रहा है, वास्ट स्पेस हमारे चारों तरफ, वो असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, वो जो हमको अनंत अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, असीम अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, जो वास्ट स्पेस दिखाई दे रहा है, उसी को कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। क्लियर है? देन मंदाकिनी गैलेक्सी, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स का और स्टार फैमिली का एक ग्रुप होता है, जिसको कि मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। बिलियंस, अरबों स्टार्स यानी कि तारों का यह समूह है, यह ग्रुप है, यह कलेक्शन है, उसको मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी है, हम हैं जिस गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। जिस मंदाकिनी में हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी है, हमारा जीवन है, हम हैं, वो है आकाश गंगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे। इस ब्रह्मांड में ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में अरबों मंदाकिनियों में एक मंदाकिनी, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी वो है जिसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे। हम इसी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में, मंदाकिनी में एग्जिस्ट करते हैं। हम हैं, हमारी पृथ्वी है। फिर है तारामंडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टिलेशन। ये क्या होता है? कुछ तारों का, स्टार्स का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जो एक किसी खास पैटर्न में सजे होते हैं, जो किसी एक खास पैटर्न में, एक खास श्रृंखला में, आकृति में सजे होते हैं। और वो आकृति, वो श्रृंखला परमानेंट है, वो हमेशा उसी तरह से है। और जब भी दिखाई देते हैं, वो पूरे समूह के साथ एक साथ दिखाई देते हैं। वो पूरा का पूरा पैटर्न एक साथ दिखता है। तो एक निश्चित, एक खास पैटर्न में अरेंज्ड उन तारों के समूह को, स्टार्स के समूह को हम लोग तारामंडल या फिर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सप्त ऋषि। जिस तरह से नाम है सप्त ऋषि, सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, यानी कि उन यहां पर 7 तारों का एक ऐसा समूह है जो कुछ इस तरह के खास पैटर्न में
आकृति में सजे हुए हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि 7 ऋषि बैठे हुए हैं, 7 महात्मा बैठे हुए, 7 संत, 7 साधु बैठे हुए हैं। इसीलिए उससे तारामंडल का कॉन्स्टेलेशन का नाम रखा गया सप्त ऋषि। अब है नेक्स्ट तारा, स्टार। तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है, एक ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट होता है स्टार, जिसके पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है। वो खुद ही अपना हीट रेडिएट करता है, वो खुद ही अपना लाइट एमिट करता है। वो वाला आकाशीय पिंड, वो वाला हेवनली बॉडी तारा यानी कि स्टार कहलाता है। और ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। और एक गैलेक्सी में ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। और वही स्टार तो कहीं कहीं कुछ कुछ स्टार है कि खास तरह के पैटर्न में ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं तो वो कॉन्स्टेलेशन बना लेते हैं। यानी कि हर गैलेक्सी में बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस भी होंगे, तारामंडल भी होंगे। हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन और तारामंडल पर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। और पूरा का जो ब्रह्मांड है उसमें बिलियंस ऑफ ऐसे गैलेक्सीज यानी कि मंदाकिनियां हैं, ग्रह। ये वो आकाशीय पिंड हैं जिनका आकार तारों की तुलना में बहुत छोटा होता है। इनके पास अपना कोई हीट नहीं है, इनके पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। ना ये कोई हीट रेडिएट करते, ना कोई ये लाइट एमिट करते। इनके पास अपना होता ही नहीं है, ना हीट ही होता है और ना ही लाइट होती है। फिर ये करते क्या है, किसी न किसी स्टार का लाइट इनके ऊपर पड़ता है और उसी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। और ये जिस स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, इनकी गिनती उसी स्टार के फैमिली में, उसी तारा के परिवार में इन ग्रहों की गिनती होती है। जिस तारा के ऊष्मा से ये उष्मित होते हैं, जिसकी गर्मी से ये गर्म होते हैं और जिसके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, जिसके प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी तारा के परिवार में इन ग्रहों की गिनती होती है। और ये ग्रह उसी तारे के चारों तरफ परिक्रमा भी करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। वो भी अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए उस कंसर्न्ड स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है उपग्रह। ये वो आकाशीय पिंड है जिनका आकार ग्रहों से भी छोटा होता है। और हालांकि कुछ अपवाद उपग्रह हैं जिनका आकार शायद ग्रहों से बड़ा है, पर जनरली ग्रह की तुलना में उपग्रह क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये उपग्रह जिनको इंग्लिश में हम सैटेलाइट कहते हैं, ये वो आकाशीय पिंड है जिनके पास भी अपना कोई हीट नहीं होता है, अपनी कोई लाइट नहीं होती है। ये कोई हीट, कोई गर्मी नहीं छोड़ते हैं, कोई हीट रेडिएट नहीं करते हैं, कोई लाइट एमिट नहीं करते, इनमें से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। यह भी किसकी गर्मी से गर्म होते हैं और किसकी रोशनी से चमकते हैं, किसी एक तारे की रोशनी से। किसी तारे का ही प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, किसी तारे से ही इनको गर्मी मिलती है, तो ये भी उसकी गर्मी से गर्म होते हैं, ऊष्मा से उष्मित होते हैं और उसके हीट से हॉट होते हैं। और उस तारे के, उस स्टार के लाइट से ही ये खुद उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये शाइन करते हैं, चमकते हैं और दिखाई देते हैं। ये उपग्रह अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब इनमें 3 तरह की गति हो जाएगी इस उपग्रह में। एक तो ये लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे, अपनी धुरी पर नाचते हैं, और फिर लट्टू की तरह अपनी धुरी पर नाचते हुए ये अपने
ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और चूंकि वो ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाता है, तो ये ग्रह का चक्कर लगाते लगाते ग्रह के साथ साथ उस तारे का भी, कंसर्न्ड स्टार का भी, संबंधित तारे का भी चक्कर लगाते हैं। तो इनमें 3 तरह की गति हो गई। क्षुद्र ग्रह कॉमेट जो होते हैं, ये किसी ग्रह या उपग्रह के टुकड़े होते हैं, और ये टुकड़े भी अपने कंसर्न संबंधित तारे का चक्कर लगाते हैं। उल्का, ये भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो अक्सर किसी न किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में जब आ जाते हैं तो उस ग्रह के सतह पर भी गिरते हैं, जैसे हमारी धरती पर भी ये गिरते हैं, और जहाँ गिरते हैं वहाँ पर ये गड्ढा कर देते हैं। जो बड़े बड़े आकार के हैं वो धरती पर गिरते हैं, वो वहाँ पर गड्ढा कर देते हैं, क्रेटर बना देते हैं, कई बार भूकंप का कारण बन जाते हैं। और जो बहुत छोटे छोटे होते हैं वो वायुमंडल में ही जल करके विलीन हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया। तो हम हैं कहाँ, ज़रा इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। पूरा ब्रह्मांड में, यानी कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और वो मंदाकिनियां हैं। उनमें से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा, मिल्की वे। इस हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे, आकाशगंगा, इसमें बिलियंस ऑफ, अरबों तारे हैं। उनमें से एक तारा है सूर्य, सन, और इस सूर्य का अपना एक परिवार है, सोलर सिस्टम, जिसको सौर परिवार हम कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। वही ये पाठ में जिक्र हुआ है सौर मंडल का, सौर परिवार का। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक ग्रह हमारी खुद की पृथ्वी है। इन 8 ग्रहों का नाम याद रखने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है माई वेरी एडुकेटेड मदर just show us 9 planets। मेरी बहुत पढ़ी लिखी मां ने हमें 9 ग्रह दिखाए। My very educated mother just show us 9 planets। यहां M for है मर्क्यूरी, V for Venus, E for Earth, यहां मदर के M for Mars, Z for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune, एंड P फॉर प्लूटो, जो कि अब हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में काउंट अप नहीं होता है, नेपच्यून तक ही काउंट अप होता है। तो इस तरह से मरकरी से लेकर नेपच्यून तक टोटल 8 प्लैनेट्स हो गए, 8 ग्रह हो गए। उनमें से एक ग्रह हमारी अर्थ, ये पृथ्वी है। इसी पृथ्वी पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये रही बेसिक जानकारी। अब फटाफट हम किताब में रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। चैप्टर 1 में सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कुछ ऊपर में तकनीकी शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं किताब में। यहां पर देखिए, ब्रह्मांड असीम और अनंत अंतरिक्ष, तारामंडल तारों का समूह जिनकी एक निश्चित आकृति होती है। अभी हमने आपको समझाया, तारा अपने प्रकाश और ऊष्मा से युक्त खगोलीय पिंड, एक ऐसा पिंड जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है, खुद का ऊष्मा है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड, जिसके पास अपना ना तो प्रकाश होता ना अपनी कोई ऊष्मा होती है। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड, इसके पास भी अपनी ऊष्मा नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया। क्षुद्र ग्रह चट्टानी टुकड़ों का समूह जो किसी ग्रह के टूटने से बनता है। अभी हमने आपको बताया। आकाशगंगा एक मंदाकिनी है, एक गैलेक्सी है
जिसको इंग्लिश में मिल्की वे, और इसी आकाशगंगा में हमारी धरती है। उल्का, अंतरिक्ष के ठोस पदार्थ, ये तो गए तकनीकी शब्द, उनके अर्थ। अब आगे देखते हैं। ब्रह्मांड, पृथ्वी के ऊपर फैले हुए अनंत आकाश में जो अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, निहारिकाएं आदि हैं, इनसे मिलकर ही ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। प्रारंभ में ब्रह्मांड अणु से भी छोटा एक गर्म गोला था, जो धीरे धीरे ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार का हो गया। कालांतर में एक महाविस्फोट के कारण इसके कण अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम के अणु बने। यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड जो था पहले एक अणु, एटम से भी छोटा था, गोलाकार था और बहुत 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 गर्म था, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडा होता चला गया, और जैसे जैसे ठंडा होता चला गया उसका आकार बढ़ता चला गया, और वो बढ़ते बढ़ते एक फुटबॉल के आकार का हो गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फटा, और उसके कण पूरे अंतरिक्ष में, फ्री स्पेस में चारों तरफ फैल गए, और उसी उनके कणों से तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों का धीरे 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 करके कालांतर में समय के अनुसार निर्माण हुआ, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसा आज हम देख रहे हैं वो बना है, ऐसा विद्वानों का मानना है। ब्रह्मांड का आकार निश्चित नहीं है, यह निरंतर फैलता जा रहा है। इसका न कोई आदि है और न कोई अंत। ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंडों को ही आकाशीय पिंड कहते हैं। इन आकाशीय पिंडों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इकाई का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट कि ब्रह्मांड का आकार निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। वैज्ञानिकों का, विद्वानों का मानना है कि इसका आकार दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता 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 जा रहा है। यानी कि इस ब्रह्मांड का ना तो कहीं आदि है ना कोई अंत। आदि मतलब जहां से शुरुआत होती है, तो शुरुआत वाली जगह भी कहीं नहीं है, और अंत जहां अंत होता है, समाप्त होता है, एंड पॉइंट भी नहीं है, ना तो इनिशियल पॉइंट है ना तो एंड पॉइंट है। यानी कि ठेठ भाषा में बात कहें तो इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। इसी ब्रह्मांड में कहीं कहीं ये जो पिंड तारा के रूप में, ग्रह के रूप में, उपग्रह के रूप में, उल्का के रूप में मौजूद हैं, इन्हीं पिंडों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब चूंकि हमसे ये जो आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, वो बहुत 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 दूर है, इसीलिए हमारी धरती से उन आकाशीय पिंडों तक, यानी कि किसी तारे तक या किसी ग्रह तक, किसी उपग्रह तक या और किसी आकाशीय या खगोलीय पिंड तक की अगर दूरी नापनी हो, तो उस दूरी को हम लोग ना तो मीटर में ना किलोमीटर में माप सकते हैं। उसको मापने के लिए जो इकाई का प्रयोग किया जाता है, उस इकाई को प्रकाश वर्ष यानी कि इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। आइए अब हम आपको यहां पर समझाते हैं कि ये लाइट ईयर क्या है। LIGHT लाइट, YEAR ईयर, हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 3 के ऊपर 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ें कितना हो गया? 1s 10s 100s 1000s 10,000 lakhs 10 lakhs crores 10 crores 30 crores मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करें तो
1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 1s 10s 100s 1000s 10,000 lakhs, 3 लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय करता, लाइट तय करती है। तो अब हमको क्या करना है कि 1 साल में, 1 ईयर, 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस तय करता है, 1 साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। 1 साल में प्रकाश यानी कि लाइट जितनी दूरी तय करती है, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो आप सोचिए कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस हो गया। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। 60 सेकंड का 1 घंटा होता है। अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता है हमको क्या मिला, 1 मिनट में लाइट कितना डिस्टेंस तय करे। फिर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। फिर अगेन इसको 60 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमको यह पता चलेगा कि 1 घंटे में लाइट कितना डिस्टेंस तय करती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चलेगा कि एक दिन में लाइट कितनी दूरी तय करेगी। और 1 साल में 365 दिन होते हैं, यानी कि इसको अगर 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि लाइट 1 साल में कितना मीटर की दूरी तय करती है। चूंकि आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड हमसे बहुत बहुत दूर है, इसीलिए हमसे और उनके बीच की दूरी को लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे का डिटेल फिर अब हम अगली क्लास में बताएंगे।